हाय एवरीवन। प्राचीन प्राचीन राजनीतिक विचारक की बात कर रहे हैं जिसमें हमने कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तु के बारे में जान लिया है। आज हम मैकियावेली के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में फ्लोरेंस, एक बहुत ही फेमस नगर है ये इटली का, जहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत भी होती है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बात करें तो ये मैकियावेली जो थे वह बहुत ही परिश्रमी और असाधारण प्रतिभावान होने के कारण इसी गणराज्य में वो जो है गृह, विदेश, युद्ध के विभाग से संबंधित मंत्रालयों में इन्हें द्वितीय सचिव पद के रूप में नियुक्ति दी गई थी। 1512 ईस्वी तक वे जो है गणराज्य में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त कर चुके थे और उनका जो भविष्य था वह बहुत उत्तम दिखाई पड़ता था। किंतु मेडिसी परिवार के आक्रमण से भयभीत जनता ने अनुभव किया कि गणराज्य का जन नेता सावोनारोला उनकी रक्षा करने में असमर्थ है। इसीलिए क्रुद्ध एवं भयभीत जनता अपने ही नेता सावोनारोला के विरोधी हो गई और उसे जीवित जला दिया तथा मेडिसी को बुलाकर उसे सत्ता सौंप दी। यहाँ यानी आप मेडिसी और नारा सोलोमन वहाँ उस समय सावोनारोला उस समय में शासन सत्ता के में थे, तो उन्हीं की बात उसमें हो रही है। गणराज्य के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की तरह ही मैकियावेली को उसी पद से हटा दिया गया और उस पर मेडिसी वंश के शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। उनको यहाँ यातनाएं भी दी गई, यानी किसी प्रकार अपने मित्रों की सहायता से 1 वर्ष बाद जेल से उन्हें मुक्ति मिली, किंतु उसे राजनीति से संन्यास लेने की शर्त स्वीकारनी पड़ी और जीवन के अंतिम वर्ष उसने गाँव में अपने फार्म पर व्यतीत किए। उसके दिन फार्म के ग्रामीण जनों से बात करने में और प्राय एक प्रकार के आलस्य, उदासीनता एवं आवारागर्दी यानी निरुद्देश्य घूमना फिरने में व्यतीत होने लगे थे। किंतु शाम होते ही वह घर लौट आते थे। धूल व मैल गंदे वस्त्रों को उतारकर शाही दरबार वाले वस्त्र धारण करता था और अध्ययन में डूब जाता था। ये तो उनकी खासियत थी। मानसिक स्तर पर इतिहास व महापुरुषों से संभाषण करता और निर्धनता, निराशा व मृत्यु के भय से मुक्त होकर स्वयं एक महापुरुष बन जाता था तथा अनुभव के आधार पर इतिहास से प्रमाणित सत्य को कागज पर उतार देता था। तो इन्हीं से संबंधित हम ये जो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति क्या थी, उन्होंने ऐतिहासिक मेथड भी अपनाया, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, यथार्थवादी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर काम किया। यानी अरस्तु के बाद मत देखा जाए तो मैकियावेली जो था वह पहला विचारक था जिसने आगमनात्मक पद्धति का विस्तृत रूप अपनाया। अगर हम इनकी रचनाओं में भी आगमनात्मक पद्धति की निम्नलिखित रूप दिखाई देते हैं, जिसमें हमने बात की है कि ऐतिहासिक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, यथार्थवादी पद्धति तथा वैज्ञानिक पद्धति देखने को मिलती है। तो यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उनकी दो पुस्तकों का विशेष महत्व है, जिसमें मैकियावेली ने डिस्कोर्सेज में गणतंत्रीय शासन की स्थापना की, अस्थायित्व तथा विस्तार के बारे में विचार प्रकट किए। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली के विचार एक बड़ी मात्रा में आदर्शवादी या कल्पना प्रिय है और वह मानवतावादी तथा गणतंत्र का उत्साही समर्थक दिखाई पड़ता है। किंतु जब हम द प्रिंस की बात करते हैं, द प्रिंस नामक ग्रंथ में उसका एक कदम भिन्न रूप से दिखाई पड़ता है। यहाँ मैकियावेली एक अधार्मिक, अनैतिकतावादी तथा निरंकुश राजतंत्र के प्रबल समर्थक के रूप में उभरा हुआ है। तो हम संक्षेप में इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें द डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ, द प्रिंस 1532 में इनका ये प्रकाशित हुआ। द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार। अब हम इनकी बात करें, इनके मानव संबंध स्वभाव में इन्होंने किस तरीके से मानव स्वभाव को विचार दिया। मैकियावेली ने इनकी एक फेमस पुस्तक है ये भी कि व्यू ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर, जिसमें उन्होंने मानव स्वभाव पर अपना विचार दिया। वे लिखते हैं अपनी पुस्तक में, डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ में भी इन्होंने मानव को एक सद्गुणी प्राणी माना है।
और जो इनकी पुस्तक है व्यू ऑफ मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर में इन्होंने मानव प्रकृति या स्वभाव संबंधी विचार प्रकट किए हैं। और इनकी जो फेमस कृति है द प्रिंस, इसमें भी इन्होंने मानव स्वभाव विचार बताया है। वो कहते हैं कि मानव को वह अपनी प्रकृति से ही एक निकृष्ट एवं अनैतिक प्राणी मानता है। इस प्रकार जहाँ डिस्कोर्सेज में मानव दुर्बलताओं के प्रति उसका रुख कुछ सहानुभूतिपूर्ण है, वहीं प्रिंस में उसके रुख में कटुता व तीखापन है। उसका मानव स्वभाव संबंधी विवरण तत्कालीन इटली के पतनशील समाज व शासक वर्ग से प्रभावित है, क्योंकि मानव प्रकृति के बारे में जब इनके विचार हम देखते हैं तो उनका मत है कि मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है, वह प्रत्येक स्थिति में अपने हित की पूर्ति करता है, वह मानव प्रकृति का अहम हिस्सा मानते हुए कहते हैं कि मानव का स्वार्थ मुख्य रूप से 2 क्षेत्र में प्रकट होता है, एक धन की प्राप्ति में और दूसरा सत्ता या प्रभुत्व की प्राप्ति में। कहते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थों तथा धन व सत्ता की कामना के प्रभाव में महत्वाकांक्षी बन जाता है और उसकी जो महत्वाकांक्षी उसे लगातार असंतुष्ट रखती है। उसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य सदैव अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है। इस स्थिति में उसे अतीत सुखपूर्ण लगता है और भविष्य को आशा से देखता है। यानी मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के प्रभाव से ईर्ष्यालु भी बन जाता है। मैकियावेली यह भी कहते हैं कि अधिकांश मनुष्यों में अविवेक का लक्षण भी पाया जाता है। उसका मानना है कि अधिकांश मनुष्य इतने अविवेकपूर्ण होते हैं कि अपने हित अनहित को सरलता से समझने में असमर्थ ही होते हैं। अतः मैकियावेली निष्कर्ष निकालता है कि प्रकृति ने मनुष्यों को चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना, यानी प्रकृति जो है मनुष्यों को चालाक मनुष्य के हाथ का खिलौना तथा निरंकुश मनुष्य के हाथ का शिकार बनाया है। वह ये कहता है कि मनुष्य का विवेक विभिन्न प्रकार के आवेगों में प्रकट होता है, जैसे प्रेम और भय। मनुष्य प्रेम और भय से ही कार्य करते हैं, इनसे भय अधिक कारगर है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू, कृतज्ञ, छली एवं अनैतिक है। मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विवरण का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति ही अनैतिक व असामाजिक प्राणी है और इसीलिए विश्वास योग्य भी नहीं है। मनुष्य में विवेक तो है किंतु आचरण में वह पशुतुल्य ही है। तो हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने मानव की प्रकृति के बारे में बताया और मानव स्वभाव पर आधारित ही उन्होंने राजनीतिक निष्कर्ष भी निकाला। उन्होंने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है, राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि राज्य तो एक आकस्मिक संस्था है जिसकी उत्पत्ति मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हुई है। यानी शासक का प्रथम दायित्व नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा है। मानव स्वभाव से स्वार्थी, झगड़ालू ये और अनैतिक बताया है और इसी आधार पर मैकियावेली निरंकुश व सर्वसत्तावादी राजतंत्र का समर्थन भी करता है। मनुष्य अपनी प्रकृति से अनैतिक प्राणी है और इसीलिए राजनीति का भी नैतिकता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो पाता और इसी आधार पर मैकियावेली राजनीति व नैतिकता का पृथकपूर्ण करता है। तो इसकी आलोचना भी की जाती है। जो उसने मानव संबंधी विचार दिए हैं उसकी आलोचना इसलिए इस तरीके से की जाती है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह अविवेकशील प्राणी नहीं है। लेकिन जब वे मानव स्वभाव बताते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य जो है विवेकशील प्राणी है। असामाजिक बताते हैं, उसे सामाजिक प्राणी न बता के असामाजिक बताते हैं। राज्य का नैतिकता से पृथक्करण करना भी उचित नहीं है। इस आधार पर भी इनके आलोचना की जाती है। ये भी कहा जाता है कि मानव का एक पक्षीय विवरण मैकियावेली प्रस्तुत करता है, जबकि मनुष्य में कुछ दुर्गुणों के साथ साथ सद्गुण भी पाए जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि मानव संबंधी इनके विचार क्या हैं। अब नैतिकता संबंधी इनके क्या विचार हैं इसके बारे में जानते हैं। मैकियावेली जो है वह मध्य युग का विचारक है और इस काल में धर्म, नैतिकता तथा राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्वीकारा जाता था। मैकियावेली ने धर्म एवं राजनीति का राजनीति से पृथक्करण किया है। इसी संदर्भ में डनिंग का भी कहना है कि मैकियावेली मध्य युग का अंत करता है तथा साथ में आधुनिक युग की शुरुआत करता है। तो वो इस तरीके से नैतिक संबंधी विचार देता है। वह धर्म आधारित नैतिकता का विरोध करता है। नैतिकता का आधार राज्य हित
इस तरीके से बताता है। नैतिकता के दोहरे मापदंड की बात करता है, जिसमें उसमें शासक नैतिकता और शासितों की नैतिकता की बात कही। धर्म आधारित नैतिकता का विरोध उसने किस तरीके से किया, क्योंकि मैकियावेली के समय में नैतिकता का आधार ईसाई धर्म था, यानी ईसाई धर्म आध्यात्मिक सुखों का पाठ पढ़ाता है। धर्म आधारित नैतिकता से प्रभावित होकर व्यक्ति राज्य और राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध आचरण करता है। मैकियावेली ने स्वयं पोप व चर्च के अधिकारियों को इस प्रकार नैतिकता के विपरीत आचरण करते पाया था। और जो नैतिकता के आधार राज्य हित की बात की है, वह कहता है मैकियावेली सांसारिक जीवन को वास्तविक मानता है और उसी के अनुसार मनुष्य के जीवन की रक्षा तथा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य परम आवश्यक संस्था है। क्योंकि मैकियावेली यह कहता है कि नैतिक दायित्व ही प्रमुख है, यानी जो राज्य का प्रमुख दायित्व है वह नैतिक दायित्व है कि वह उसका नैतिक दायित्व ये है कि वो धर्म के आधार पर न नैतिकता करे, बल्कि वह नागरिकों के जीवन की रक्षा व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालता है कि राज्य के नैतिक नियम सार्वभौमिक नैतिक नियमों से भिन्न रहते हैं। और इसी आधार पर उसने नैतिकता के दो मापदंड बताए, दोहरे मापदंड की बात की। एक शासक नैतिकता की उसमें कहता है कि शासक का प्रमुख नैतिक दायित्व राज्य की रक्षा में विस्तार करना है। इसके लिए शासक को जो भी कार्य करना होगा वह उचित है, भले ही वह कार्य जो है सार्वभौम या अनैतिक हो। मैकियावेली यह भी कहता है कि शासक जो है वह राज्य का निर्माता है, वह नैतिकता की सीमाओं से बाहर है, यानी राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। मैकियावेली का कहना है कि शासक आवश्यकता पड़ने पर नैतिकता व धार्मिकता का आडंबर कर सकता है और राज्य की सुरक्षा के लिए कोई भी अनैतिक कदम उठा सकता है। यह भी कहता है कि शासक को अवसर के अनुसार शेर और लोमड़ी की नीति का पालन करना चाहिए। शासक की नैतिकता से संबंधित, शासितों की नैतिकता से संबंधित इन्होंने बात कही कि मैकियावेली ने प्रजा के हित के लिए नैतिकता के कर्तव्य प्रधान सिद्धांत को माना और उसका कहना है कि नागरिकों को शासक की आज्ञा का पालन करना चाहिए और राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने नैतिकता संबंधी विचार दिए, धर्म आधारित नैतिकता का विरोध किया और जो नैतिकता के दोहरे मापदंड है उसको शासक नैतिकता और शासकों की नैतिकता दो पार्ट में बताने का प्रयास किया। यानी हमने इस वीडियो में यह जाना कि मैकियावेली के बारे में हमने अध्ययन किया कि किस तरीके से वो समाज में प्रभावित थे। पहले वो राजनीति में आए और फिर राजनीति में उथल पुथल होने के कारण उनको जेल भी जाना पड़ता है, जहाँ वो एकदम बेरुखे हो जाते हैं, मतलब। और जब अध्ययन करने आते थे तो उनके अंदर एक राजशाही, एक राजत्व की भावना रहती थी। पूरे दिन वो अपना बिताकर अध्ययन जब करते थे तो एक राजत्व की तरीके से अध्ययन कर, और जो जिन पुस्तकों की रचना की जिसमें द प्रिंस बहुत ही फेमस है, अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा ये क्योंकि अगर आप मैकियावेली को समझना चाहते हैं तो उनके ढेर सारे विचार ऐसे हमको मिलेंगे। इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतक का पहला, जिस प्रकार अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इनके विचार से देख रहे हैं। और जब हम इनको विचार को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस समय में होने वाली जो चीज़ें घटित हुई हैं उससे भी प्रेरणा लेते हैं कि आज के समय में क्या चीज़ें करना उचित है। क्योंकि हम इतिहास या किसी विचारक को कोई भी विषय वस्तु हमें यह बताती है कि वर्तमान समय में हम क्या गलती ना करें और गलती ना करके हम आगे चीज़ों को अब सही तरीके से विश्लेषित कर सकें और राज्य में संयम और सुरक्षा बनाए रखें। तो हम अगले वीडियो में मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु और आधुनिक राजनीतिक चिंतक का प्रथम विचारक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।